आज हम आए हैं उदयपुर बार के चैम्बर के अंदर। ये ऑफिस है इनका। यहाँ पे अभी तक जो भी अध्यक्ष चुने गए हैं वो यहाँ बैठकर अपनी कार्यकारिणी के साथ पूरी योजना बनाते हैं और बार के जो दिक्कतें हैं उसको दूर करते हैं। उदयपुर बार बहुत पुरानी बार है। यहाँ पर 1961 में सबसे पहले बसंती लाल जी स्वरूपिया एडवोकेट साहब इसके अध्यक्ष चुने गए थे। अब तक कुल 63 बार अध्यक्ष आ चुके हैं इसमें, जिसमें कई एडवोकेट्स तो 2 बार 3 बार 4 बार भी रह चुके हैं उन 63 के अंदर। और वर्तमान में जो हम 8 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं बार के, उससे पहले 2023 में राकेश जी मोगरा हमारे साथ हैं, ये बार के अध्यक्ष रहे हैं। और अब की बार का जो इलेक्शन 8 तारीख को हो रहा है उसमें 4 कंटेस्टेंट हैं, 4 उम्मीदवार हैं जो अपने भाग्य को आजमाएंगे बार के इलेक्शन में। उदयपुर बार का इलेक्शन बहुत ही प्रेस्टिजियस इलेक्शन माना जाता है। काफ़ी पहले तो बहुत धामधूम होती थी, पिछले 2 साल से आचार संहिता लगने के बाद वो रौनक जो थी वो काफ़ी कम हो गई है। आचार संहिता इनकी बहुत अच्छी सक्सेसफुली लागू की गई है। जो 4 कंसल्टेंट हैं जो उम्मीदवार हैं उनमें राकेश जी मोगरा वर्तमान अध्यक्ष हैं, विवेक जी व्यास हैं एडवोकेट साहब, भरत कुमार जी जोशी हैं जो पहले 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार वो लगातार अध्यक्ष रहे थे, सन 2012 में, 2013 में और 2014 में। उसके बाद 1 साल का उन्होंने गैप दिया था और उसके बाद फिर 2016 में पुनः निर्वाचित हुए थे। आप सबका स्वागत हमारे चैनल के अंदर। थैंक यू। हम ये जानना चाहते हैं कि आप बार के इस प्रेस्टिजियस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, तो बार को लेकर या बार की समस्याओं के लेकर आप सबके मन में क्या क्या है, पहले एक एक करके आप वो बताएं कि आपके दिमाग में, आप क्योंकि 4थी बार आ चुके, मतलब जीत चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं और 5वीं बार आप ट्राई कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं जो अभी तक है? मैं करीब 4 बार रेगुलर प्रेसिडेंट रहा था, उसके बाद 7 साल का मेरा गैप हो गया है और मुझे लगा कि मुझे वापस एक बार आना चाहिए, क्योंकि यहाँ समस्या वैसी की वैसी है जो समस्या हम छोड़ के गए थे हम, कि मैंने कहा आगे कई सारे अध्यक्ष आए हैं उसको फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएं। कुछ उन्होंने तो आगे बढ़ाया, किसी ने क्या, तो ये समस्या है जो वो ख़त्म करना चाहता हूँ। सबसे मैं अपनी इम्पोर्टेंट समस्या इसके बारे में बता दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है पार्किंग की। मेरे टाइम पे सारी गाड़ियाँ ऊपर आती थी, पिछले 3-4 से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। आज इमेजिन करो 10 साल तक ये बार यहाँ रहती है या 20 साल तक रहती है, क्या हमें सड़कों पे गाड़ियाँ रखनी पड़ेगी क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ जुडिशरी की गाड़ी आती है और कुछ सीनियर्स की गाड़ी आती है, बाकी पार्किंग की कोई वो नहीं है। आपके पास कलेक्टर का निवास पड़ा हुआ है, हमको नहीं देते हैं पार्किंग के लिए। डीजे साहब का बंगला पड़ा हुआ है, पीछे पूरा खाली पड़ा हुआ, नहीं देते हैं। किसी भी आज तक अध्यक्ष ने लिए पार्किंग के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। जैसे 3 साल से सड़कों पे आप जाके एक बार वीडियो जरूर बनाना, कैसे वकीलों की गाड़ी टोइंग होती है, हम दौड़ दौड़ के जाके वापस लाते हैं, क्योंकि स्टिकर नहीं लगे होते हैं तो ले जाता है। वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 10 साल यहाँ कोर्ट रहती है, अगर आगे जाएगी तो वहाँ नहीं बोलता हूँ, लेकिन 10 साल उनके गाड़ियाँ बाहर रखेंगी क्या? कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीजे का पूरा बंगला खाली, पीछे का खाली पड़ा हुआ 2-3 बीघा, हमारे को एडवोकेट्स के लिए पार्किंग के लिए तो दे सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं है। तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं पार्किंग की व्यवस्था करूँगा। फिर मेरे को जो मेरे टाइम पे 2016 के अंदर एक मेरे को चैम्बर के लिए जगह मिली थी। हमारे अध्यक्ष महोदय तो हम बोलते नहीं है कि ये जगह भरत जी के टाइम पे आई थी, किसी कारण से उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि हो सकता है उनके कोई निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन 2016 में ये मेरे को जगह दी थी, किसी कारण से रुक गई, इन्होंने आगे बढ़ाया है। अगर मैं आता हूँ तो आप 66 चैम्बर की बात कर रहे हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ 66 नहीं, मैं 200 चैम्बर्स की भी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पास में एक बिल्डिंग और खाली पड़ी है, एडवोकेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नई बिल्डिंग बन चुकी है, जुडिशरी के लिए काफ़ी जगह पड़ी हुई है, तो वो बिल्डिंग भी हम लेने का प्रयास करेंगे और एडवोकेट्स को हम वहाँ पे ये बिल्डिंग यहाँ से लगा के वहाँ तक देंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो मेरे नए बच्चे आ रहे हैं आज की तारीख के अंदर, पहली बार गिरजा शंकर जी का जब कार्यकाल था तो हमने सबको शेड बना के दिए, कोई ऐसा एडवोकेट नहीं जिसकी यानी छत नहीं मिली है। और मैं चाहता हूँ अब जो बच्चे आ रहे हैं, इस साल 200-250 बच्चे आए, उनको एक एक टेबल दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो वहाँ बैठेंगे उनको बैठने की पूरी व्यवस्था कराऊंगा मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तीसरा, मेरे को एक लंच हाउस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ऐसे नहीं होते थे चैम्बर, आज बच्चे कैंटीन के अंदर खाना खाते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। पार्किंग में मैंने बच्चों को देखा है खाना खाते हुए, लेकिन आज तक किसी ने इसके बारे में नहीं सुना कि पार्किंग में नहीं बच्चे, और किसी ने सोचा भी नहीं उनके लिए। मैं लंच हाउस लेके आऊँगा, ये लंच हाउस 100% लेके आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे आए हैं चैम्बर में खाना नहीं खाते हैं, इधर नहीं खाते, उनके लिए एक बहुत बड़ा हाउस होगा जहाँ वो लंच कर सके। जगह हमारे लिए काफ़ी है। हमारे पे नई बिल्डिंग भी पड़ी हुई, उसके ऊपर भी बन सकता है आज के टाइम। हमारी ये बिल्डिंग पड़ी हुई ऊपर पड़ी, हम वो भी काम करेंगे। उसके बाद लिफ्ट, हमारे लिफ्ट खराब पड़ी है पिछले 2-3 साल से। एक लिफ्ट चलती है अभी, एक लिफ्ट अभी चालू हुई है। तो जो मेन आवश्यकता है एडवोकेट्स के ऊपर, जो 4 मंजिल ऊपर जाते हैं, वो आते ही सबसे पहले या मेरे खर्चे से करूँगा या 100% करूँगा, लिफ्टें दोनों चालू करूँगा। क्योंकि एक लिफ्ट के ऊपर बहुत लोड होता है। 138 के वहाँ पे 4-4, 5-5 कोटे हैं। उसके बाद पॉस्को की कोटे हैं, एंटी करप्शन के लिए हैं, सारी कोटे हैं, MACT कोटे हैं, इतनी कोटे हैं, और हम एक लिफ्ट ठीक नहीं कर पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लिफ्ट। सेकंड में आपको बहुत बड़ी लिस्ट है। नहीं, लिस्ट ज्यादा नहीं है, छोटी सी है। देखो, मौका तो अब आप दोगे तो तो मुझे वोट कौन देगा? आप पूरा मौका है आपके पास, पूरी बात रखें। बच्चों के लिए मैं स्टडी सर्कल चलाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाईकोर्ट बेंच के लिए, जैसे हमारे एक अखबार में आई थी न्यूज़ कि हाईकोर्ट बेंच आ गई, हाईकोर्ट बेंच वर्चुअल आ गई, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। क्या पता कैसे न्यूज़ आई, अखबार में किसने दी, व्हाट्सएप पे भी हमारे कई लोगों ने चलाई, हमारे अधिवक्ताओं ने, लेकिन ऐसा नहीं हो। मैं भी 4 बार रहा हूँ, मेरे को भी कई बार आश्वासन मिले, लेकिन मैं ऐसा झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। हाईकोर्ट बेंच मेरे टाइम पे वापस वही आंदोलन करूँगा। उदयपुर शहर जैसा हमारे पूरा समाज ने बंद करके मेरे को सपोर्ट किया था, कमिश्नर ऑफिस के अंदर क्या, उसको वापस मेरे को जिंदा करना है। क्योंकि हमारे एडवोकेट जब से वर्चुअल के लिए अफवाहें उड़ी, तब से हमारी भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती है। तो मैं वापस सारे वकीलों को एक करके, संभाग, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग, अब 2 संभागों, सारे एडवोकेट्स को लेके मैं उस करूँगा। दूसरी बात, मेन चीज़ है, मैं भूखंड की व्यवस्था करूँगा। जो भूखंड जो है वकीलों के लिए, भूखंड के लिए यूआईटी से जो भी सरकार बनती है उनसे प्रयास करूँगा। कई सारी समस्या हैं, और सबसे बड़ी जो हमारे आज की तारीख में पुलिस और एडवोकेट्स के जो संबंध खराब होते जा रहे हैं, जुडिशरी और एडवोकेट्स के जो संबंध पिछले 2-3 साल से खराब हुए हैं। हमारे यहाँ कंटेम्प्ट की कार्रवाई नहीं, पहले कभी नहीं सुना कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई है, ये हुई है, वो हुई है। ऐसे जो दौर चल रहा है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा ख़त्म करना है। एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए लड़ाई लड़ता है, वहाँ पे वो सब कुछ प्रयास करता है कि मैं अपने, ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा जोर से बोल दिया तो मेरे कंटेम्प्ट की हमारे भाइयों के लिए नहीं कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई, लेकिन हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमने उस समय नहीं सहन किया। हम ऐसे संबंधों को रखे जुडिशरी और वकीलों के बीच में कि दोनों एक ताली बजा के साथ में रहे, दोनों हाथ मिला के साथ में रहे। ऐसे करके मैं पुलिस संबंधों को भी करूँगा, क्योंकि वो भी बहुत तार हुए हमारे। इसलिए मैं पुलिस संबंध और वकीलों की भी, वकीलों का बहुत बड़ा सम्मान होता है। थाने में जाते हैं, कोई फौजदारी वकील हैं, कोई थानों में जाके प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी सम्मान मिले, तो वो सम्मान दिलाऊंगा मैं। जुडिशरी से भी सम्मान दिलाऊंगा। कई सारे मुद्दे हैं, बोलूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मेरे बस यही करता हूँ। और मेरे मुद्दे यही, और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मेरे को एक बार और परखो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वोट एंड सपोर्ट जो बन चुके हैं। वर्तमान अध्यक्ष राकेश जी मोगरा हैं, वो बताएंगे कि वो वापस जो चुनाव में जा रहे हैं, कौन सी योजना लेकर वो अध्यक्ष बने थे, कितनी पूरी हुई, और आगे किसको लेकर वो जा रहे हैं। राकेश जी, आप बताइए। मैं 2022 में मुझे सभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता सभी का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त हुआ, और मुझे आज दिन तक के सबसे बड़े मार्जिन से जिताया। ये सभी अधिवक्ताओं का साथ था, सहयोग था, उनका आशीर्वाद था। उसकी बदौलत वो जोश जो मेरे को भरा गया, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन 1.5 महीना लेट हुए, अभी हाईकोर्ट से वापस 8 दिसंबर का आ गया, तो 1 महीने पहले हो गए। मेरा जो कार्यकाल 9 महीने का रहा, इस 9 महीने के कार्यकाल में सभी अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मैंने जो एजेंडा उठाया था कि जो चैम्बर्स निर्माण, जो स्वीकृति थी, जो भरतजी भाई साहब कह रहे हैं कि इन्होंने ज़मीन के लिए किया था, वो स्वीकृति खारिज कर दी थी। स्वीकृति मिली नहीं थी कि लिटिगेंट शेड में जो टेबल चेयर है वो हटाओ पहले,
जितनी भी टेबल चेयर लग रही है वो हटाओ, उसके बाद में परमिशन मिलेगी। ये करते हुए फाइल रिजेक्ट कर दी। मैंने 20 जून को डीजे साहब के यहाँ अधिवक्ताओं से साइन करा के एक एप्लीकेशन दी और वो हाई कोर्ट में मैंने प्रेषित करवाई सभी के सहयोग से। मैं 2-3 बार जोधपुर भी गया और सभी का सहयोग रहा, वहाँ का प्रशासन, हाईकोर्ट जजेज हो जाए, सीजेआर साहब हो जाए, सभी के सहयोग से 30 सितंबर को चैम्बर निर्माण की स्वीकृति मिली। 66 चैम्बर निर्माण की स्वीकृति थी। ये चैम्बर नंबर की स्वीकृति अभी थोड़े दिन पहले ही सीजेआर साहब आए थे, बंसाली साहब आए थे और माथुर साहब आए थे, तो उनके कर कमलों से उसका शिलान्यास किया गया। और जो दूसरी चीज़ थी, हमारे अधिवक्ताओं के लिए क्लब हाउस की ज़मीन के लिए 20,000 फीट ज़मीन जो दक्षिण विस्तार योजना में 100 फीट पे चिन्हित की गई 1791 नंबर आरजी में। यूआईटी से फाइल वो कंटिन्यू चल रही है। ये फाइल अभी पेंडिंग है यूडीएच जयपुर में। भरत भाई साहब ने पिछली बार बोला था कि बच्चों को बहका रहे हैं कि आपकी खारिज हो गई है, ये खारिज नहीं हुई है, ये वहाँ पे पेंडिंग है। अधिवक्ताओं के लिए जो क्लब हाउस की जो ज़मीन वहाँ पे विचाराधीन है, आते ही मेरा पहला उद्देश्य है कि उस ज़मीन को क्लियर कराना है, अधिवक्ताओं के अलाउड कराना है। और जो जयपुर और जोधपुर में जिस अधिवक्ता हाउस बने हुए हैं उसी तर्ज पे यहाँ उदयपुर में भी बने हैं। दूसरा जो काम था मेरा, तीसरा, ये बार एसोसिएशन का जो ऑफिस देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था। स्मार्ट सिटी है, यहाँ अधिवक्ता बैठते हैं, बाहर से जुडिशरी भी आते हैं, मेहमान भी आते हैं। तो उसके लिए सबसे मैंने पहला टारगेट ये किया कि ये जो ऑफिस है इसको थोड़ा सा सुसज्जित किया जाए, जो मैंने किया। उसके अलावा सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहली बार समाज से जो रेस्पॉन्स मिला, जो ड्रग माफिया थे, गोवर्धन विलास में जो कार्रवाई हुई, उसके अलावा जिला स्तर पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें जो स्कूलों के बच्चे हैं उनको ड्रग का एडिट किया जाता है, फिर उनसे गलत काम, चोरियां करवाना वगैरह सारे काम उनसे करवाए जाते हैं। तो इस ओर सशक्त रूप से बार एसोसिएशन ने पूरा आह्वान किया और सभी के लिए, सबके विरुद्ध कार्रवाई हुई। जो मुलजिम थे आज वो सलाखों के पीछे हैं। इससे सोसाइटी को ये लगा कि बार एसोसिएशन समाज के लिए भी काम करता है और सभी का आशीर्वाद रहा। कम से कम 100 बच्चों की काउंसलिंग हुई है। 7 बच्चे ऐसी थी जो पिछले 3 साल से स्कूल नहीं जा, कोई 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। कईयों के बच्चे जो थे वो कोई साल भर से गायब था, कोई 6 महीने से गायब था। तो ये सारी जो समाज में जो हमारी जो मूल चीज़ें हैं, क्या हमारे बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है, उसको सुदृढ़ करने के लिए, उनको उस दंगल से निकालने के लिए जो प्रयास किए वो सभी को, मीडिया से सबको ज्ञात है ही है। दूसरा जो है बार और बेंच के रिलेशन, पुलिस और अधिवक्ताओं के रिलेशन। मैं आपको बता दूं कि जो पहले अधिवक्ताओं की किसी की डेथ हो जाती थी तो 14 साल पहले जुडिशरी ने कंडोलेंस में आना बंद कर दिया था एडवोकेट ने। मेरे आते ही मैंने प्रयास किया, सभी अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सहयोग से सारी जुडिशरी कंडोलेंस में शरीक हो रही है, हमारे दुख दर्द में भी काम आ रही है। पुलिस के लिए कहा जाए तो पुलिस और अच्छे संबंध रहे अधिवक्ताओं के, इसके लिए मैत्री मैच हुए थे जिसमें पुरुष महिला अधिवक्ता और पुलिस महिला, इनके बीच में मैत्री मैच भी किए गए थे। इन सारे काम भी हुए हैं। दूसरा जो था, हमारी डायरेक्टरी आज से 6-7 साल पहले बनी थी, वो डायरेक्टरी वापिस इस वर्ष आ रही है। तीसरी चीज, न्यायालय में कैंटीन की सही व्यवस्था नहीं थी। मैं हाईकोर्ट गया था, हाईकोर्ट से मुझे यही कहा गया है कि जब तक हाईकोर्ट में चैम्बर जो कैंटीन अलॉटमेंट्स रूल्स है वो नहीं हो जाते तब तक राजस्थान में कहीं भी कैंटीन नहीं होगी। तो जो हमारी जो कम्युनिटी की कैंटीन थी, जो पहले की अवस्था जो सबने देखी होगी, आज अगर आप उस कैंटीन में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि अधिवक्ता बैठ के वहाँ खाना खाता है। अधिवक्ता को दाल बाटी, मतलब
एक समोसा और कचौरी तक ही सीमित नहीं रहा, आप जाएंगे वहाँ हर चीज़ मिलेगी आपको। तो इस ओर मैंने प्रयास किया, जिसमें ये सारा क्रेडिट मेरे को नहीं जाता है, ये सारे मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों, जो युवा साथी है, इन सबको जाता है। न्यायालय में जो बाथरूम जो था, जो पिछले 7-8 साल से खराब हो रखा था, वो हो नहीं रहा था। इस वर्ष मैंने आते ही सबसे पहले ये काम चालू कराया, और आज आप जो बाथरूम बने हैं पुरुषों और महिलाओं के लिए, आप देखें बिल्कुल कंप्लीट जीर्णोद्धार हो चुका है उसका। गुरु पूर्णिमा पे पहली बार बाहर में प्रोग्राम किया गया, सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से आशीर्वाद लेने के लिए एक प्रोग्राम किया गया गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क जांच स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, और जो महंगाई राहत कैंप था, जो अधिवक्ताओं को बाहर लाइन में लगना पड़ता था, चाहे वो पासपोर्ट के लिए हो, चाहे आधार के पंजीयन के लिए हो, या चिरंजीवी योजनाओं के लिए, यहाँ न्यायालय में उसके कैंप लगाए गए अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए। अब मैं वापस अध्यक्ष पद पे आ रहा हूँ। ये तो जो थे वह नवाचार थे, और जो आगामी जो है वो हाईकोर्ट बेंच के लिए है। हाईकोर्ट बेंच के लिए जो सारे अधिवक्ताओं के और सबके काम करने के लिए अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है सुदृढ़ रूप से चल रहा है, उसको और सशक्त बनाने के लिए सभी अधिवक्ताओं की, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे एक वापस इनकी कमेटी बना के इसको और दृढ़ता से लिया जाएगा। जहाँ तक भरत जी भाई साहब ने बताया कि वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच के लिए जैसे हम विधि मंत्री जो है मेघवाल साहब, प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाके मिला, क्योंकि यहाँ पे आंदोलन त्वरित इसीलिए हो रहा था कि बीकानेर में हाईकोर्ट वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापित घोषणा हो चुकी है। इस पर सभी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली गए, तो उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि हाईकोर्ट बेंच जो वर्चुअल बेंच है वो कोटा, बीकानेर और उदयपुर में जल्द से जल्द शुरू होगी, ये हमें आश्वासन दिया था। कहीं एक जगह होगी और 2 जिलों में नहीं होगी, ये ऐसा नहीं बताया। तो ये सारे काम जो हमने किए हैं सभी अधिवक्ताओं के जो लेटेस्ट जो एक काम और बाकी है, एक काम ये है कि जो जैसे इस चैम्बर्स को सुसज्जित किया है, हमारा जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसको भी पूरा वातानुकूलित करके पूरा का पूरा उसको हाईटेक बनाना है। दूसरा जो है एक डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जानकारी हेतु नियमित कार्यशालाएं आयोजित कराना है। और पार्किंग का, जैसे भरत जी भाई साहब ने बोला कि पार्किंग की व्यवस्था के लिए, तो मैं भी पार्किंग की व्यवस्था पे ही जोड़ दूंगा। जैसा कि इन्होंने बोला कि 3 वर्ष पहले कोर्ट के अंदर गाड़ियां आती थी, मैं बोल रहा हूँ 3 वर्ष में 2020 से कोविड था, लोगों को एक दूसरे से डिस्टेंस रखनी थी। हाईकोर्ट के जो सरकारी गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के आधार पे सारी गाड़ियों को बाहर किया गया कि यहाँ पे भीड़ भड़का नहीं हो। उसके बाद में कोविड कंटिन्यू चला आ रहा है, अभी इस साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि पार्किंग की सूरत के लिए जो अंबालाल जी की कैंटीन है उसके लिए ये रिट इनकी खारिज हो चुकी है। और अभी जो फाइल है, जो कमर्शियल कोर्ट में जो जज साहब है हमारे भार्गव साहब, उनके पास फाइल पड़ी हुई है, और उसके आगे के लिए जो भी एचडीओ को जो इनको हटाने की है, और यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है, इसका प्रोजेक्ट भी तैयार कर लिया गया है। और मेरा यही मकसद रहेगा, जैसे ही मैं आता हूँ इन सभी कार्यों को वापस जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी मोगरा ने अपनी बात रखी, और विवेक जी व्यास भी उम्मीदवार हैं आपकी बार। विवेक जी, आप बताएं कि आप क्या सोच के इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपकी योजना है, क्या आप करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत आभारी रहूँगा कि आपने हमें अपनी बात करने का, अपने साथियों के बीच में बात करने का एक अवसर प्रदान किया है। और सौभाग्यशाली तो मैं आज इसलिए भी बोल रहा हूँ अपने आप को, एक तरफ मेरे 4 साल जो अध्यक्ष रह चुके हैं वो हैं भरत जी, और एक तरफ मेरे छोटे भाई राकेश, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं।
इन दोनों के बीच में अब मैं आया हूँ। दोनों ने अपनी अपनी बातें अपने अपने मन से और अपनी क्षमता के अनुरूप कही है, और इनकी बातों को मैं विरोध नहीं करके मेरा क्या विजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा पर्टिकुलर एजेंडा है कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा मुद्दा मेरा ये है कि आई जस्ट वॉन्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द लॉयर्स। हमारे अधिवक्ताओं की गरिमा हो, हमारे व्यावसायिक पेशे की जो है ना गरिमा बनी रहे, अखंडता हम वकीलों के बीच में बनी रहे। और चूंकि मैं हर बार आता हूँ, मैं आज 6ठी जनरेशन में लॉयर हूँ लगातार। मेरे परिवारों ने यहाँ पर, मेरे पीढ़ियों ने इस कोर्ट परिसर में वकालत करी है। 7th जनरेशन मेरी बेटी आ रही बार ऑफिस में और इंटरव्यू मैं, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, इनको तो मैंने सुना है कि इन्होंने यहाँ वकालत करी है, और मेरी बेटी भी आ रही है। तो एक तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताऊंगा कि हम लोग इस वकालत के पेशे से काफ़ी पुराने अरसे से जुड़े हुए हैं। तो अधिवक्ताओं की परेशानियों को लेकर और अधिवक्ताओं की जो धरातल की जो सच्चाई है उसको मुझे ज़्यादा जानकारी है, और इन जानकारियों को लेकर जैसे आज हमारे दोनों भाइयों ने आपसे जो भी अपना पक्ष रखा, इन्होंने दोनों ने बातें करी है कैंटीन की, किसी ने करी है बातें बाथरूम की, किसी ने कर ली है कि साहब यहाँ पर ये होता था, मैं हाईकोर्ट से बाहर बोल रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो छोटे बच्चे जूनियर्स आ रहे हैं, इनके लिए आपने क्या सोचा है? जूनियर्स को सही दिशा दिखाने के लिए आपका क्या विजन है? आपने कहीं पर भी वो बात नहीं करी। और जूनियर्स के लिए मेरे पास में एक विजन है कि जूनियर्स जो बच्चा आता है, मैं उनको सबसे पहले यहाँ पे एक भय मुक्त माहौल देना चाहूँगा। उस भय मुक्त माहौल का कारण ये है कि जब वो भय मुक्त होंगे, वो नहीं डरेंगे, तो उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस वी कैन डू हियर, एंड इफ वी आर हियर देन वी आर हियर टू डिलीवर जस्टिस फॉर पीपल, फॉर द सोसाइटी, नॉट फॉर आवरसेल्फ। कोई व्यक्तिगत आक्षेप हम नहीं लगाएंगे एक दूसरे पे। मेरा पूर्व की बार कार्यकारिणी ने क्या कार्य किया, मैं उन अपनी क्षमता के अनुरूप बोल रहा हूँ। मैंने हमारे पास में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में बहुत बड़ी एसेट्स है, जिनको हम आज तक ये सारे जितने भी आए हैं वो नकार रहे हैं। आज इस उदयपुर बार जो राजस्थान में सिविल और क्रिमिनल साइड की सबसे मानी हुई बार मानी जाती है, और यहाँ पर जो अधिवक्ता जिन्होंने 50-50 वर्षों से या 40 वर्षों से या 30 वर्षों से भी अपनी छाप छोड़ी है, उनकी असेट्स को हम लोगों ने अभी तक ग्रहण नहीं किया है। वो असेट्स ऐसी हैं कि जहाँ हमारे छोटे बच्चे और हमारे से जो छोटे भाई हैं, वो अगर उनका लाभ ले पाएँ, उनसे कानूनी राय ले पाएँ, तो मेरे हिसाब से इस बार एसोसिएशन के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज एक मुद्दा मेरा यह था कि मैं चुनाव और क्यों लड़ रहा हूँ, मेरे को क्यों पीड़ा होती है। मेरे को खुद को 33 साल हो गए, 91 से मैंने आना शुरू किया है, एंड 94 से मैं एनरोल्ड हूँ एज एन एडवोकेट। और मैंने सिविल, क्रिमिनल, इंश्योरेंस एंड देयर आर सो मेनी फील्ड्स विच आई हैव प्रैक्टिस्ड पर्सनली, और मैंने उसमें अपने ईमानदारी से और सच्चाई से अपना कार्य किया है। तो जब हम यहाँ आते हैं रात को, हम जब हमारे अधिवक्ता सीनियर हो चाहे जूनियर हो चाहे कोई भी अधिवक्ता हो, अभी जब यहाँ आते हैं तैयारी करके आते हैं, अगले दिन पता लगता है कि आज फलाना कोर्ट में किसी जज साहब महोदय से कोई विवाद हो गया है, या किसी अधिवक्ता महोदय से कोई विवाद हो गया है, या कोई भी बातों से, किसी बात से न्यायिक हमारे परिसर में कोई आपत्ति, कोई दिक्कतें आई है। तो उसके लिए फिर सबसे पहला कदम क्या होता है, एक वर्ग जो है वो दूसरे सीनियर्स की, या जो रात भर पढ़ के आए हैं, जो रात भर अपनी फाइल लेके आए कि आज मुझे अदालत में बहस करनी है, आज मुझे मेरा क्लाइंट जो है मुवक्किल मेरी मेहनत का मुझे फल देगा, मुझे अपनी फीस देगा, आते ही हड़ताल। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज दैट आई विल नॉट फेवर दी हड़ताल हियर इन द कोर्ट, एक्सेप्ट द राजस्थान हाई कोर्ट की जो बेंच आनी है उसके लिए हम जरूर हड़ताल करेंगे।
बाकी मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि मैं बार और बेंच में किसी भी रूप में कोई विवाद नहीं होने दूं और उनके बीच में ऐसा सामंजस्यता बनाऊं कि जब हमारा अधिवक्ता भाई कोर्ट में जाए ना तो उनको न्यायिक अधिकारी महोदय भी सम्मानजनक रूप से उनका स्वागत करें, और अधिवक्ता महोदय से भी मैं आशा करूंगा कि वो भी तैयार होके जाएं, जिससे कि न्यायिक अधिकारी महोदय को हमारे को कुछ कहने का अवसर नहीं मिले। तो बोलिए, बताइए क्या बताना और रह गया आपका, बोलिए। कोर्ट में जो मेरे काम की प्राथमिकताएं हैं, मेरे काम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सीनियर्स जो असेट्स हैं उनको मैं आग्रह करूंगा उनको एकत्रित करके जितने भी जूनियर बच्चे हैं उन लोगों के लिए, या जो जुडिशरी के लिए एस्पायरेंट्स हैं जिनको जजेस बनना है या जिनको वकालत के किसी कंपनी में या किसी सरकारी सेवा में बड़े पद पर जाना है, उनके लिए हम उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी लीगल एडवाइजेस दिलाएंगे, उनको हम वो करवाएंगे। इसी तरीके से जैसे आज बातें चलती है बच्चों में भी कि साहब कि हमें एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो हमारे लिए 24 घंटे तैयार रहे, तो उसके लिए मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि मैं आपके पास 24/7 पूरे साल भर मौजूद रहूँगा। मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी लीगल नॉलेज के साथ साथ में मेरी ताकत से भी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा है। और इसी बात को मैं विराम दे रहा हूँ कि हमें अधिवक्ताओं के हित के लिए बात करनी चाहिए, हमें दूसरी बातों के विजन के लिए नहीं जाना। आज हमारे कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा लाइब्रेरी मुझे बनवानी है, यहाँ पर कैंटीन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो कैंटीन है, मैं आई बीन देयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो कैंटीन है, आज कमल की कैंटीन आपने बताई, मैं चाहूँगा कि उसी कैंटीन को हम मॉडिफाई करें और उस कैंटीन में मुझसे बात नहीं आपने करा है, मैंने कहा मैं आपका विरोध नहीं करूँगा राकेश जी, क्योंकि राकेश इज माई यंगर ब्रदर और राकेश के ही कामों को मैं अब आगे बढ़ाऊँगा। मेरा ऐसा मानना है कि राकेश ने जो काम किए उनसे बहुत अच्छे काम में और आगे करूँगा। पीछे 5-10 साल पहले क्या काम हुए मैं उनके बारे में ज़्यादा आपको बोलना नहीं चाहूँगा। जिन्होंने जो काम किया उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है वो उन तक सीमित है, और जनता जो है इस बात को जानती है। सबसे बड़ी बात है कि बार बार चुनाव आपको क्यों लड़ना है, मेरा ये है। हर बार चुनाव लड़ने से आपको क्या मिलना है, आपको बार में और भी आज 2804 जनों की बार है, देयर आर सो मेनी सीनियर्स, आप उनको भी मौका दीजिए। आपको बार ने चुना है तो बार ने इसलिए नहीं चुना है कि आप बार बार आएँ, आपको बार ने इसलिए चुना है कि जब आप चुनकर आओ ना तो अगली बार आप दूसरे को भी मौका दीजिए कि वो काम करके बताएं। बस मेरा ये, मुझे इस बार चुनिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम अखंड रहेंगे, जागरूक रहेंगे और एक रहेंगे और निडर रहेंगे। तीनों अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी कि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किन बिंदुओं पे हैं, वो यहाँ के जो वकील हैं उनको क्या देना चाहते हैं। मैं एक और जो कंटेस्टेंट हैं चंद्रभान जी, उनसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था मैं 2 बजे पहुँच जाऊँगा, अब 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, वो अभी तक नहीं पहुँचे। कोई मजबूरी रही होगी, शायद बलराम नगर भिंडर की तरफ गए हुए हैं, इस वजह से लगता है रास्ते में लेट हो गए होंगे। अब आप सबसे एक प्रश्न और है कि क्या, जैसा भी राकेश जी ने कहा कि मुझे 9 महीने ही मिले काम करने के लिए और आपकी समस्या बहुत ज़्यादा है, पार्किंग की समस्या है, आपके रिहाइश की समस्या है, लाइब्रेरी की समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या है, चैम्बर्स की समस्या है, उस सबको करने के लिए ये 63 तो बार अध्यक्ष आ चुके हैं, 64वें बार अध्यक्ष के लिए क्या कमी रह गई, क्यों नहीं कर सके लोग अभी तक, आप बताएं। ऐसा नहीं है, अभी जैसे कुछ मुद्दे ऐसा है कि कंडोलेंस के अंदर, मैं आपसे हट के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बोल रहा हूँ, कंडोलेंस में जजेस 10 साल तक नहीं आए, ऐसा नहीं है, मेरे टाइम पे आए, मैं कुछ 7 साल एक्सरसाइज करके चुनाव नहीं, हम अपने सीजन को आगे ले जाना है। मैं क्यों आ रहा हूँ मैंने आपको ये बताया, पिछले अध्यक्ष ने क्या किया, उन्होंने क्या किया। आप एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको एक फोटो दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये मैंने जैसी भी चलाई थी, जब आपने कहा ना कि इनको कोई जगह नहीं मिली,
इनको कोई जगह नहीं मिली, ये मैंने बोला जगह नहीं मिली, आपके वर्ड है, जगह आपने कहा कि चैम्बर के लिए इनको जगह ही नहीं मिली, मैं लेके आया हूँ। या बिना डीजे के यहाँ जेसीबी नहीं चलती है, यहाँ का एक ईंट का पत्ता डीजे के बिना नहीं हिलता। उस समय हमें मिली थी, किसी कारण से नहीं मिली होगी, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपने विजन के हैं, वकीलों के हित के लिए बोलना है। मेन इंपॉर्टेंट तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि हम क्यों आ रहे हैं, मैंने आपको एक सबसे बड़ी बताई, हमारी यूनिटी, हमारा टाइम पीरियड फ्रेम का था कि टाइम पीरियड कम है 1 साल का चुनाव का, क्या इतने सारे मुद्दे इसमें हो सकते हैं, नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आपका अगर विल पावर बहुत मजबूत है तो आज सब कुछ हो सकता है, मैं ये मानता हूँ। आपका विल पावर होना चाहिए। आपको 1 महीना भी मिलता है ना तो आप उसके लिए दौड़ सकते हो वकीलों के लिए। आपको 2 महीने में मिलता है तो हमको भी एक समय मेरा ऐसा आया था जो मैंने बहुत फरवरी मिली थी, मैंने एक बार ऐसा मेरे लिए भी समय आया, आपके लिए नहीं, और फरवरी ली, फिर मैंने रिजाइन कर दिया जैसे आपने किया चुना, तो मेरे को भी 9 महीने आया, तो मैंने भी काफी काम किया। ऐसा नहीं, आपका विल पावर अगर मजबूत है तो आप वकीलों के लिए खड़े रह सकते हो। हाँ, आप बताएं सर, क्या एक टाइम पीरियड कम है ये? देखिए, जो प्रश्न आपने पूछा है, मैं तो मानता हूँ कि ये कोई प्रश्न ही नहीं है। रीजन ये है कि पीपल दे जस्ट कम टू जस्ट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। तो हमारे बीच में परेशानियां, मुद्दे हैं ही क्या? हमारे बीच में कोई मुद्दा ऐसा है ही नहीं जिसको हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो अध्यक्ष रहें या नहीं बने, या जिन्होंने रह गए वो आज कहते हैं कि साहब मेरे से ये काम नहीं हो पाया इसलिए मैं करूँगा, तो ये मुद्दा उनके लेवल का ही नहीं है। बेसिकली मुद्दा क्या होना चाहिए, जब आप स्वयं आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग का क्या दायित्व होना चाहिए समाज के प्रति? अधिवक्ता समाज का एक बहुत बड़ा पिलर है। लोग बाग हमारे पास इसलिए आते हैं कि उनकी जो परेशानियां हैं उसको हम सॉल्व करें। हम लोगों के पास जाके आप लोगों के बीच में आके ये नहीं कह सकते हमारी ये परेशानी आप सॉल्व करिए। अगर मैं आज बोल देता हूँ कि साहब कि मैं अपनी परेशानी सॉल्व ही नहीं कर सकता हूँ, तो आई थिंक आई शुड नॉट बी इन दिस प्रोफेशन, आई शुड बी समवेयर आउट, आई शुड बी समवेयर इन द बिजनेस। मैं यहाँ पर हूँ तो समाज में जब अधिवक्ता है तो हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुद को पहचानना होगा और अपने ही स्तर पर उनको खत्म करना होगा। अध्यक्ष का टाइम पीरियड 1 साल का कम है या सफिशिएंट? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ 1 दिन भी होगा ना तो उसमें भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। 1 साल तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने। जी। मैं तो 1 दिन में भी अगर है ना, 1 दिन में भी आप ही कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आई विल जस्ट गिव यस। आप ये चैम्बर बोल रहे हो ये चैम्बर और ये सारी चीजें ना, आप विजन लेके आइए। आज चैम्बर है, मैं आज राकेश जी नहीं रहेंगे तो क्या चैम्बर नहीं बनेंगे, या भरत जी आ जाएंगे तो क्या चैम्बर नहीं बनेंगे, मैं आज रहूंगा तो क्या चैम्बर नहीं बनेंगे? चैम्बर्स बनेंगे क्योंकि वो हमारी जरूरत है। और हमारी जरूरत है, अगर मुझे ठंड लग रही तो आज मैं स्वेटर पहन के आया हूँ, आप समझे? तो मुझे अपनी जरूरत के बारे में आभास होना चाहिए कि व्हाट शुड आई डू, एंड इफ आई एम डूइंग इट देन आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। राकेश जी आप बताएं सर, ये टाइम पीरियड जो है ये सफिशिएंट है या इसमें कुछ? देखो, टाइम तो सफिशिएंट नहीं है। बोलने में आसान है कि 1 दिन काफ़ी है। मेरा जो 9 महीने का कार्यकाल था, सभी अधिवक्ता जानते हैं कि इस 9 महीने के कार्यकाल में मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की और किया भी है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब अधिवक्ता बोलते हैं कि क्या हुआ। इस बार हर चीज़ नए तरीके से हुई, और जो मेरे जो नए अधिवक्ता हैं उनके लिए जो टेबल के लिए बैठने की बात कर रहे हैं, टेबल तो बैठेंगे, अभी बैठ रहे हैं मजबूरी में, फिर शौक से बैठेंगे टेबल में। ये नहीं साहब, बिल्कुल। और 9 महीने का कार्यकाल है, होता है, आप तो कम है, आपने क्या करना है वो तो आप बता चुके हैं, लेकिन हम तो पूछेंगे समय कम है या ज्यादा और करना है काम। और ये 9 महीने में मेरे हिसाब से मैं किसी कोर्ट में पैरवी करने भी नहीं गया। मैं सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए काम किया है, और ये सभी अधिवक्ता जानते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछूंगा और वो बहुत छोटे मतलब टाइम लिमिट के अंदर जवाब दीजिएगा। पहला तो आपके यहाँ एक मुद्दा बना था कि जो अधिवक्ता यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते हैं और वोटिंग में आते हैं और पूरा माहौल एकदम से चेंज कर देते हैं और वो अधिवक्ता कहीं और काम कर रहे हैं, उनको लेकर के आपकी क्या राय है? इसका क्या जवाब दे सकता हूँ मैं? अभी पहले भी ये मुद्दे कई बार उठे हैं, कई एडवोकेट्स आते हैं, वो मजबूरी में नहीं आ सकते होंगे, ठीक है ना। बाकी कौन नहीं वकालत करने के बाद प्रोफेशन में नहीं आता है। जो नहीं गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि इसका जवाब इस समय देना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन हैं।
यहाँ के भी हमारे भाई बहन। नहीं, आप लोगों का मुद्दा था इसलिए मैंने पूछ लिया। लेकिन उसके लिए एक सीनियर कमेटी और ऐसे हम करेंगे, तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको भी अलग कर दें। आज की तारीख में वो भी आए हैं, मेंबरशिप ली उन लोगों ने उनको, लेकिन एक अच्छा सा हाउस बुला के या कमेटी बना के उनसे बातचीत करके और फिर सॉल्यूशन निकालेंगे इस चीज़ के ऊपर। यही आज कहना, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, क्योंकि एक वर्ड भी हमारे लिए ठीक ये तीनों के लिए। आप राकेश जी जो प्रैक्टिस नहीं है और बार बार आपके वो लोग तो नहीं करते मगर पूरी तरह से इफेक्टेड कर देते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो उस वैसे हमने जो था अभी इलेक्शन का माहौल है इसलिए कुछ नहीं बोल बोलूँगा आपको। जनरल लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, मैंने क्या कहा आपको कि आप दोनों ने चुनाव लड़ने की रणनीति को लेकर आप नॉन प्रैक्टिशनर्स के बारे में नहीं बोल रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि जो अधिवक्ता हमारी बार एसोसिएशन ऑफ उदयपुर में एज ए अधिवक्ता एनरोल्ड है, तो मैं मानता हूं कि वो इस बार एसोसिएशन पे उतना ही हक रखता है कि जितना अन्य अधिवक्ता रखते हैं जो एनरोल्ड हैं यहाँ पे। बात मुद्दे की ये है कि वो वोटिंग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूँ। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि हमारे बीच में ये जो नॉन प्रैक्टिशनर्स हैं या जो हम प्रैक्टिस करने आ रहे हैं जो अधिवक्ता, हम साथी लोग जो हैं इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से। आज कोई मध्यम वर्गीय या थोड़े से नीचे मध्यम वर्ग परिवार का जब बच्चा लॉ ग्रेजुएट करके यहाँ पे एनरोल्ड होता है और जब वो यहाँ कोर्ट में आता है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसकी लाइवलीहुड के लिए अर्निंग्स, वो क्या कमाता है। आज एक बच्चा यहाँ पर आता है, सबसे पहले उसको सीनियर्स के पास आता है और वो आशा करता है कि मैं जब अपने सीनियर को ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या वो मेरे पेट्रोल एक्सपेंसेस या दूसरी चीज़ों को वहन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या मैं उस चीज़ को आगे अपनी गाड़ी बढ़ा सकता हूँ। तो 90% जो है जो नॉन प्रैक्टिशनर्स उसकी बात कर रहा हूँ कि दे आर फेसिंग दिस बिग प्रॉब्लम, एंड व्हेन दे आर फेसिंग दिस बिग प्रॉब्लम तो आप समझिए उसकी भी पीड़ा है। आज उसका घर है, उसकी शादी हो रही है, उसका परिवार है, माँ बाप है उसके, तो उसे दुखी मन से हमारे इस परिसर को छोड़ना पड़ता है अन्य कार्य करने के लिए। हम चाहेंगे, मैं बिल्कुल छोटा सा बोलूँ, हम चाहेंगे कि हम उनके बीच में संवाद करें, उन्हें इस मुख्य धारा में लाएं और यहाँ से हम उन्हें रिजल्ट्स दें कि यस यू कैन डू एंड यस वी विल डू फॉर यू। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक लास्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट बेंच को लेकर के 42 साल से आंदोलन चल रहा है। आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, आप एक बार रह गए। इसके फेलियर के क्या कारण है, ये मैंने एक बार पहले भी यहाँ पे बात की थी। अब क्योंकि आप अध्यक्ष के पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाई कोर्ट बेंच क्यों नहीं आ रही, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैं जनता जो जनार्दन है उनसे संवाद करूँगा, और यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है जो हमें सपोर्ट नहीं करती, इलेक्शन के टाइम पे अभी आए वापस चले गए, मुझे पता है कि वापस नहीं आने वाले और नहीं हमारी जाजम के साथ बैठे, पर जनता हमारे संघर्षों में बैठती है। और थोड़ी हो सकता है कि एडवोकेट्स जो यूनिटी है, हमारी एडवोकेट्स की जो कम्युनिटी है, उनको मैं एक छोटा सा सहयोग लूँगा उन लोगों से इस बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि घर घर, तहसील तहसील और गांव गांव, धानी धानी, जो जिस गांव से आता है वो वहाँ प्रचार करे। क्योंकि जब तक हमारे संग जनता नहीं जुड़ेगी, क्योंकि लोकल जब हम 7 तारीख की स्ट्राइक पे बैठते हैं, धरना दे देते हैं, एक रैली निकाल के आ जाते हैं, बहुत अच्छा यूनिटी है हमारे आज के दिन, कई एडवोकेट आते हैं, लेकिन जो जिनको ज़रूरत है उन लोगों को हम टच नहीं कर पाते। आज हमारी कार्यकारिणी भी देख लीजिए, हमारे कई सारे एडवोकेट्स हैं, ठीक है ना, वो जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको कहूँगा कि अब अपने घर पे जाओ, जहाँ से रहते हो, जिस गांव में रहते हो, वहाँ से चालू करो आंदोलन। वहाँ के सरपंच को लो, वार्ड पंचों को लो, वहाँ के लोगों को जोड़ो, जो वहाँ के लीडर है वहाँ की लीडरशिप को जोड़ो, और ऐसा करके अगर आंदोलन खड़ा करेंगे, मैं मानता हूँ कि 2 मिनट में आ जाएगी। बस कमजोरी यही है कि थोड़ा सा हम इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण नहीं आया ऊपर। राकेश जी, आप बताएं, हाई कोर्ट बेंच को लेकर के क्या कमी रही, क्यों नहीं आ सक रही है? पहले भी आपने मेरे को पूछा था मतलब आप ऐसे उस अध्यक्ष के नाते थे, तो आज आप कंटेस्टेंट के नाते वही राजनीतिक उदासीनता है जो हमारे
मेवाड़ के जो जितने नेता है उनकी कमी है। अगर लीडरशिप मजबूत होगी तो हाईकोर्ट बेंच क्यों नहीं आएगी। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक ही माला में अगर पिरो के बोले कि हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाना है, इसमें सारी चीज़ें आ गई, शहर शहर गांव गांव तहसील जन आंदोलन के लिए आप ये तैयार जन आंदोलन है, ये जनता के लिए। हाईकोर्ट बेंच किसके लिए? जनता के लिए, वकीलों के लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना जनता के लिए रहता है। विवेक जी आप बताएं। देखिए, हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है कभी फेल हुआ ही नहीं है, मेरा तो मानना है। 42 साल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन उसके लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो शायद मेरे इन दोनों भाइयों को मालूम होनी चाहिए। और वो संवैधानिक प्रक्रियाएं जो है ना, वो जब अपना मूर्त रूप लेगी तो हमारे बीच में हाईकोर्ट बेंच आएगी। 1-2 मिनट में ऐसे नहीं आती, गांव ढाने चला जाऊंगा। ये हमें इन संवैधानिक प्रक्रियाओं को करने के लिए संवैधानिक रूप से आगे जो न्यायिक आंदोलन जो होते हैं ना वो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, गरीबों की आपको आवाज उठानी पड़ेगी, गरीबों को जिनके लिए हम लड़ना चाह रहे हैं। आज हमने ये तो बोल दिया था हम आदिवासी सुदूर और इधर के बांसवाड़ा डूंगरपुर और भी जो सुदूर एरिया है हमारे यहाँ के, हम उनके लिए हाईकोर्ट बेंच लाना चाहते हैं। मैं अगर वास्तविकता में कहूँ तो आप देखिए, हम जब 7 तारीख को यहाँ हड़ताल करते हैं और 42 वर्षों से आपने खुद ने बोला है, आप स्वीकार करते हैं तो, और मेरे भाई ने भी बोला राकेश ने कि जन आंदोलन है ये, तो जन आंदोलन बनाया है तो आप बताएं। पहले तो जन आंदोलन नहीं था। जन आंदोलन जब होगा कि जब वो वहाँ की जो जनता है सुदूर, जिन्हें दर्द है, जिनके लिए हमें दर्द है, हम तो डॉक्टर हैं, हम उनके इलाज के लिए तैयार है, लेकिन जिन्हें दर्द है वो इलाज के लिए आ ही नहीं रहे। तो पहले उन्हें हमारे बीच में आना पड़ेगा। वकील तो समुदाय 42 वर्ष से कर रहा है, लेकिन अब उन लोगों को हमारे लिए इस यज्ञ में आहुति देनी पड़ेगी। सबको आके जनता का, जब जनता जनार्दन होती है वो आके बोलती ना कि साहब कि हमें दर्द है, और सरकार तक वो बात जाती है, तो सरकार चाहे राजस्थान की हो चाहे भारत सरकार हो, उसे हमारी बात माननी पड़ेगी और हम हाईकोर्ट लेके आएंगे। लास्ट कंक्लूडिंग मैसेज फॉर योर वोटर। मैं अपने सारे अधिवक्ता भाइयों बहनों और जो जूनियर्स आए उनके लिए और मेरे सीनियर्स के लिए मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। मैं हर वक्त आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, इस बार की यूनिटी के लिए खड़ा हूँ, इस बार के सम्मान के लिए खड़ा हूँ। ये बार मेरा स्वाभिमान है और मैं उस पर खरा उतरा भी हूँ और खरा उतरने का प्रयास भी कर रहा हूँ। मैं वापस चाहता हूँ कि अपना सम्मान वापस लौट आए। जो जन से जुडिशरी और पुलिस वाले हैं और आम जनता में वकीलों को एक हीन भावना से जन से देखने लगा है, मैं वो सम्मान वापस लौटाना चाहता हूँ। इसलिए प्लीज़ मैं एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि मुझे वापस लाएं और एक बार मेरे को चुन के और लेके आए। धन्यवाद। राकेश जी आप बताएं कंक्लूडिंग मैसेज। बड़े जी भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि बाहर का सम्मान खो चुका है, बाहर का सम्मान वापस लाना है, तो ये बिल्कुल ही चुनावी वादा है। बार अभी भी क्षुद्र स्थिति में है, पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हम तो सिर्फ मोहरे हैं, बदलते रहेंगे। संगठन एक है, संगठन एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। संगठन पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है और कल भी मजबूत रहेगा। तो मेरे जो वरिष्ठ अधिवक्ता पितातुल्य, मेरे साथी अधिवक्ता और मेरे जो युवा साथी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह से 9 महीने में 24/7 मेरा हमेशा अधिवक्ताओं के लिए खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। जैसा कि आपने मेरा 9 महीने का कार्यकाल देखा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से आ रहा हूँ, नाम से नहीं आ रहा हूँ। सभी जने यही कह रहे हैं काम अच्छा किया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे अधिवक्ता बोल रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि मुझे जो पहले विश्वास जताया था वो विश्वास वापस मुझ में जताए और मैं सब कुछ कर सकने की क्षमता रखता हूँ। सभी अधिवक्ताओं जो वरिष्ठ अधिवक्ता सभी के आशीर्वाद से। जय हिंद, जय भारत। विवेक जी आप बताएं।
देखिए, आपने कहा अंतिम कंक्लूडिंग मैसेज होना चाहिए, तो मैं कंक्लूडिंग मैसेज बनूंगा। आपने तो वापस कन्विंसिंग कर ली है। बस मेरा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से तो मेरी आग्रह है कि आपके पास जो ज्ञान रूपी दौलत है वो आप खुले दिल से हम बच्चों को लुटाएं, जिससे हम आपकी इस ज्ञान रूपी दौलत को आगे लुटा सकें और हमारी जो जूनियर पीढ़ी है हम उनको इस वकालत के पेशे में एक बहुत बड़ा और अच्छा वकील और ईमानदार वकील बनने के लिए अग्रसर करें, उन्हें प्रेरित करें। मेरे साथियों से ये है कि आप और हम सब मिलके बड़ों के आशीर्वाद से इन छोटे बच्चों को, जो नए, विशेष रूप से जो नई पीढ़ी की दौर में जो वकालत करने आए हैं, उनको हर संभव मदद करें, जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर उनका साथ दें, जिससे वो कभी भी इस पेशे से निराश ना हो, इस पेशे को कठिनाई में भी ना छोड़ें और निडरतापूर्वक इस पेशे को आगे बढ़ाते रहें और आगे की पीढ़ियों को भी वो अपना सहयोग करें। बस यही मेरा आप सभी से, आप सभी का मुझे प्यार चाहिए, समर्थन चाहिए, और मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ, था और रहूँगा। धन्यवाद। 8 तारीख को चुनाव है बाहर के। इससे पहले 3 कंटेस्टेंट हमारे साथ में हैं, भरत जी हैं, विवेक जी हैं, राकेश जी हैं। चौथे कंटेस्टेंट ने टाइम दिया था चंद्रभान जी ने, मगर आ नहीं सके। अब 8 तारीख को बार का कौन अध्यक्ष होगा ये यहाँ के वकील तय करेंगे। मुद्दे आप सबने अपने अपने रख दिए हैं। बहुत सी प्रॉब्लम वकीलों के सामने है। उम्मीद करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होगी और नए अध्यक्ष का चुनाव शानदार संपन्न होगा। तीनों गले मिलेंगे। यस। Photo of the day.